गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे क्लास 7 का चैप्टर टाइम एंड मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सिंपल पेंडुलम। क्या होता है सिंपल पेंडुलम? सबसे पहले इसको समझेंगे हम। देखिए, अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटल बॉल कॉल्ड बॉब। एक सिंपल पेंडुलम के अंदर एक छोटी सी बॉल्स में सस्पेंडेड होती है, लटकी हुई होती है, जिसको कहा जाता है बॉब। क्या कहते हैं इसको? बॉब। बाय लॉन्ग थ्रेड फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट। ये जो बॉब है, ये बॉल है, इसको आप किसी लंबे से धागे से अटैच करते हैं और उस धागे को किसी एक रिजिड सपोर्ट से जाकर के अटैच करा जाता है। जैसे आपको डायग्राम में दिख पा रहा है। क्या दिख रहा है आपको डायग्राम में? एक धागा, इसके नीचे एक बॉल जिसका नाम क्या है? बॉब। अभी आपने पढ़ा है इस धागे का नाम क्या है? बॉब। इसको अटैच करा गया है एक रिजिड सपोर्ट से। यह आपको दिख रहा है? इसको कहा जाता है रिजिड सपोर्ट। मतलब वो सपोर्ट जो कि ठोस हो, जो आप गिरे नहीं आसानी से। ठीक है। फिर सच दैट अटैच कुछ इस तरह से करना है कि ये जो बॉब है ये फ्री टू मूव, मतलब आसानी से मूव कर सके, आसानी से इधर उधर हिल सके। तो स्विंग बैक एंड फोर्थ, ताकि ये बैक एंड फोर्थ इधर इधर इस तरह से झूला झूल सके, इस तरह से स्विंग कर सके। ये तो हुई सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन की सिंपल पेंडुलम होता क्या है। अब क्या है? सिंपल पेंडुलम कैन बी यूज्ड फॉर द टाइम मेजरमेंट। एक सिंपल पेंडुलम को टाइम मेजरमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसको सबसे पहले सजेस्ट करा था और पढ़ा था किसने? साइंटिस्ट गैलीलियो ने। साइंटिस्ट गैलीलियो ने इसको पहले पढ़ा था, क्या इस पेंडुलम का यूज कर सकते हैं टाइम के मेजरमेंट के लिए, क्लॉक बनाने के लिए। लेकिन इसको सबसे पहले अप्लाई करा, देखो आइडिया किसने दिया? गैलीलियो ने। लेकिन सबसे पहले इसको अप्लाई करा हाइजेंस नाम के साइंटिस्ट ने। तो कोई पूछे कि सबसे पहले सजेस्ट या स्टडी किसने करा? गैलीलियो। अप्लाई किसने करा सबसे पहले क्लॉक के अंदर? हाइजेंस नाम के साइंटिस्ट ने। तो ये बात आपको पूरी क्लियर हो रही कि क्या होता है सिंपल पेंडुलम। एक बार नोट करो इसको यहां तक। नाउ अब हम लोग को पढ़ना है टर्म्स रिलेटेड टू सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है ये हम सब सीख चुके हैं। अब हमको सीखना है कुछ टर्म्स जो कि रिलेटेड है हमारे सिंपल पेंडुलम से। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है लेंथ ऑफ द पेंडुलम। सबसे पहले टर्म है लेंथ ऑफ द पेंडुलम। क्या होती है इसको सीखना। देखिए, ये जो पूरी रिजिड सपोर्ट से नीचे तक की ये दूरी है, रिजिड सपोर्ट से वो दूरी जहां तक बॉब अटैच है, वो कहलाता है लेंथ ऑफ द पेंडुलम। कितना लंबा स्ट्रिंग है उसकी हम बात करें। जितना लंबा स्ट्रिंग होगा, जितना लंबा धागा होगा, उतना ही तो बॉब स्विंग कर पाएगा। उसी को तो कहा जाएगा लेंथ ऑफ द पेंडुलम। फिर मीन पोजीशन ऑफ द बॉब। अब बॉब की हमको मीन पोजीशन बतानी है, तो कैसे बताएंगे इसको समझेंगे एक बात। मीन पोजीशन का मतलब हम क्या समझते हैं, या तो बिल्कुल सेंटर में, या फिर जब बॉब बिल्कुल रेस्ट वाली कंडीशन में हो तब। या तो बिल्कुल सेंटर वाली पोजीशन, या फिर जब बॉब बिल्कुल रेस्ट वाली कंडीशन में हो तब। रेस्ट वाली कंडीशन मतलब जब उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी फोर्स नहीं लग रहा हो, वो कहलाता है मीन पोजीशन ऑफ द बॉब। नेक्स्ट वन, एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द बॉब। अच्छा, इसमें मीन पोजीशन इसमें क्या है? बी वाला। फिर क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द बॉब। बॉब की एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है, हमको ये सीखना है। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब कितना दूर तक वो स्विंग कर सकता है। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब कितना दूर तक वो स्विंग कर सकता है। साइड जरूरी नहीं है, कोई सी भी साइड की हम बात करें। इस साइड आएगा तो भी एक्सट्रीम, उस साइड जाएगा तो भी एक्सट्रीम। मतलब तीन कंडीशन कौन सी हो गई? ये एक्सट्रीम, ये मीन और वो एक्सट्रीम। इस केस में देखें, ए वाली एक्सट्रीम यहां तक खींचा हुआ है, बी मीन, और सी वाली कंडीशन वापस से एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर आ रही है। बात सभी को समझ आ रही क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। फिर ऑस्किलेशन ऑफ द पेंडुलम।
क्या होता है ऑस्किलेशन ऑफ द पेंडुलम, इसको समझेंगे। कोई भी पेंडुलम जब अपना एक पूरा राउंड कंप्लीट कर लेता है, कोई भी पेंडुलम जब अपना एक पूरा राउंड कंप्लीट कर लेता है, उसको कहा जाता है ऑस्किलेशन ऑफ द पेंडुलम। क्या मतलब समझेंगे। बॉब है, इसने चालू करा बी से, अपनी मीन पोजीशन से, बी से गया है ए से गया बी से गया सी और सी से आया बी। क्या मतलब, यहां से चला, पहले इधर मूव करा, फिर पूरा उस एक्सट्रीम तक गया और वापस से जब मेन पोजीशन पे आया तब कहलाएगा इसने अपने पूरा राउंड कंप्लीट करा है या पूरा अपना एक ऑस्किलेशन कंप्लीट करा है। सभी को यह बात क्लियर होगी क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। फिर एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम, नेक्स्ट बात है एम्पलीट्यूड क्या होता है। वही बात, कितना दूर तक ये खींच सकता है, कितना दूर तक ये जा सकता है। एम्पलीट्यूड का मतलब कितनी दूर तक आपका पेंडुलम स्विंग कर सकता है, वो कहलाता है उस पेंडुलम का एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट वन इज टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, हमको इसमें ये सीखना है। तो समझेंगे टाइम पीरियड का यहां पर मतलब क्या होता है कि आपका जो पेंडुलम है, चलिए टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि आपका जो पेंडुलम है उसने उसका एक ऑस्किलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा है। आपके पेंडुलम ने एक पूरे ऑस्किलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाया है, वो कहलाता है उसका टाइम पीरियड। कितना टाइम लगा है एक ऑस्किलेशन को कंप्लीट करने में। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम क्या है। फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम मतलब एक सेकंड के अंदर कितना ऑस्किलेशन कंप्लीट हो जाता है पेंडुलम का। 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर कितना ऑस्किलेशन एक पेंडुलम कंप्लीट कर सकता है, वो कहलाता है उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम उसको कहा जाता है। इसका निकालने का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 1/T, T फॉर टाइम पीरियड, F फॉर फ्रीक्वेंसी। और इसके बाद जो इसका आंसर आता है, बेसिकली हम उसको एक और यूनिट से जान सकते हैं जिसको कहा जाता है हर्ट्ज। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हर्ट्ज, उन्होंने डिस्कवर किया था फ्रीक्वेंसी को, तो उन्हीं के नाम पर इनकी यूनिट होती है हर्ट्ज, मतलब फ्रीक्वेंसी की यूनिट। जैसे लेंथ की मीटर है, टाइम की सेकंड है, उस तरह से हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी की यूनिट। हालांकि इसको याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, कोई काम का नहीं है आपके अभी, लेकिन बस इतना याद रखें कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम क्या होता है। तो आपको सारी की सारी टर्म्स क्लियर हो गई है क्या होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम। ओके, नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मोशन। ध्यान से समझना क्या होता है मोशन। सुनिए, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। आप कब किस ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि वो एक मोशन में। आप कहेंगे जब से वो चल रहा हो, जब वो अपनी पोजीशन से हिल रहा हो तब उसको मोशन में कहा जाएगा। मैं कहूंगा नहीं, इसको करेक्ट डेफिनेशन हम क्या बोलते हैं, जब उसके आसपास की चीजें टाइम के साथ में चेंज हो, जब उसके आसपास की चीजों के पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज हो, तब वो कहलाता है मोशन के अंदर। क्या मतलब, सुनिएगा। यहाँ एक ट्रेन चल रही है या कोई भी कार, बस, जो आपको मान लीजिए वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एरो दिख रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर वो मूव कर रही है। इसके अंदर 2 पर्सन बैठे हुए, ए और बी। अब एक बात सोचिए, इसने चलना चालू करा, ठीक है, और इसके 5 मिनट के बाद बात करते हैं, कितने मिनट बाद, 5 मिनट्स के बाद जब ये गाड़ी चल रही है, 5 मिनट के बाद क्या ए की पोजीशन बी से चेंज हुई। ए और बी की पोजीशन क्या आपस में चेंज हो रही है। क्या मतलब, ए 5 मिनट पहले भी यहीं पर बैठा था, उसने जब देखा बी को तो बी भी 5 मिनट से वहीं पर बैठा हुआ है, तो क्या आप इसको कहेंगे मोशन में, नहीं कहेंगे। लेकिन गाड़ी तो चल रही है, फिर क्यों नहीं कहेंगे मोशन में हम इसको,
क्योंकि बी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। बी अभी भी उनके सामने ही बैठा है ए के, लेकिन कंपेयर करें हम सी से, कंपेयर करें हम सी से, तो सी ए और बी से दूर जा रहा है, सी ए और बी से दूर जा रहा है, या गाड़ी इनसे दूर जा रही है, तो हम कहेंगे कि सी को देखने पे क्या लगेगा कि ए और बी मोशन में। क्यों लगेगा? क्योंकि इसके लिए तो इनकी पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन इसकी बात करें तो इन दोनों की पोजीशन आपस में चेंज नहीं हो रही है। तो यही कहा गया है कि जब कभी भी आपके आसपास के सराउंडिंग का मोशन, आपके आसपास के सराउंडिंग किसी भी चीज का अगर टाइम के साथ में उसकी पोजीशन में चेंज आता है, तभी आप कहेंगे कि वो मोशन में। एक और एग्जांपल देखना, सुनिए। अभी मैं आपके सामने सपोज यूं मूव करना स्टार्ट करता हूं, मैं उस साइड जाना स्टार्ट करता हूं, तो मैं उस साइड जा रहा हूं, तो अभी आप देखकर क्या कहेंगे कि मैं मोशन में हूं। लेकिन सपोज करो कि मैं उस साइड जा रहा हूं और आप सब भी मेरे साथ साथ, बिल्कुल मेरे साथ बराबरी में खड़े होके मेरे साथ साथ मेरी स्पीड से उधर जाना चालू कर दिए, मेरे साथ साथ मुझे मैच करते वक्त बराबर तरीके से उस तरफ चल रहे हैं, तो क्या हम कहेंगे कि हम दोनों मोशन में? हम कहेंगे हम मोशन में नहीं। एक दूसरे के बारे में बात करें सिर्फ, मैं कहूंगा मेरे लिए आप मोशन में नहीं हो, आपके लिए मैं मोशन में नहीं हूं। क्यों? क्योंकि आपने मुझे अभी भी आपके साथ में देखा, मैंने अभी भी आपको आपके साथ में देखा। 5 मिनट चलने के बाद फिर मेरे साथ आप खड़े हो और आपके सामने ही मैं खड़ा हूं। लेकिन अगर मैं रुक जाता हूं या आप रुक जाते हो, तो हम दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी, टाइम के साथ हम दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी, इसीलिए फिर हम दोनों मोशन में आएंगे। अगर हम में से कोई एक रुक जाता है तो रेस्ट में आएंगे। सॉरी, पूरी बात वहां पे सुनना, क्या बोलना चाह रहा हूं। सिर्फ इतनी सी बात, अगर दो चीजों की पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है तो ही वो कहलाएगा मोशन। मैं अगर चल रहा हूं तो मेरे आसपास के एनवायरनमेंट की पोजीशन मेरे अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, मेरे आसपास के एनवायरनमेंट की पोजीशन मेरे अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। वो मुझसे पीछे छूट रहे हैं, मैं उनको छोड़कर आगे जा रहा हूं, गैप आ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है उनके बीच में, इसीलिए कहा जाएगा कि हम मोशन में। लेकिन अगर मेरे आसपास की सारी चीजें मेरे साथ साथ चलने चालू कर दे, तो मैं नहीं कहूंगा मैं मोशन में, मैं कहूंगा मैं रेस्ट में, मैं कहूंगा मैं रेस्ट में हूं। क्यों रेस्ट में हूं? क्योंकि मेरे आसपास वालों की पोजीशन मेरे अकॉर्डिंग चेंज हो ही नहीं रही है। वही एग्जांपल आपको दे रहा हूं, अगर अपन दोनों साथ में ही चलना चालू कर दे, स्टार्ट कर दें, तो हम दोनों बिल्कुल बराबर ढंग से चल रहे हैं, तो मेरे लिए मेरे पास वाला पर्सन रेस्ट पर है, उसके लिए मैं रेस्ट पर हूं। लेकिन आसपास वालों को देखने पर लगेगा कि हम दोनों मोशन में हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग हमारी पोजीशन चेंज हो रही है और हमारे अकॉर्डिंग हमारे एनवायरनमेंट की पोजीशन चेंज हो रही है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मोशन जो है ना, एक रिलेटिव टर्म, ये एक रिलेटिव टर्म। रिलेटिव मतलब इसको हमेशा इसका आंसर रिलेट करके निकाला जाता है कि किसके अकॉर्डिंग मानना है। मैं अगर इसमें आपसे पूछ लू ए और बी में बताओ कौन मोशन में, आप कहोगे कोई भी मोशन में। रिलेट करा तभी तो पता लगाया, क्योंकि ए के लिए बी रेस्ट पर है, बी के लिए ए रेस्ट पर है, लेकिन ए बी के लिए सी मोशन में, सी के लिए ए बी दोनों मोशन में। बात समझ आ रही मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? इस तरह से मोशन की डेफिनेशन को डिफाइन करा जाता है। पॉइंट आपको सबको क्लियर हुआ क्या बोलना चाह रहा है मैंने? ठीक है, बनाइए इसको एक बार। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है स्पीड के बारे में। आप पढ़ चुके हैं पूरा मोशन क्या होता है, अब बात करेंगे हम स्पीड की। सुनिए, स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को आप कैसे डिफाइन करेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल, कितनी दूरी चला, कितना डिस्टेंस चला, अपॉन यूनिट टाइम, या कितने टाइम के अंदर। सुनिए, किसी भी चीज की स्पीड कैसे निकालेंगे कि कोई भी पर्सन कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है और कितने टाइम में कर रहा है, कितने डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है और कितने टाइम के अंदर हो रहा है। सपोज मैं चलता हूं 10 किलोमीटर, मैं चला 10 किलोमीटर कितने टाइम में? 2 आवर्स के अंदर। मैं चला 10 किलोमीटर 2 आवर्स के अंदर, तो मेरी स्पीड हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्यों?
इतने डिस्टेंस इतना टाइम। फॉर्मूला इसका ये होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले को याद रखना है, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल होंगे इस पे कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना डिस्टेंस चला गया डिवाइडेड बाय कितना टाइम लिया गया उसको चलने में। इसी से आप पता लगा सकते हैं स्लो और फास्ट मोशन को। क्या मतलब, कोई आपसे बोले कि फास्ट मोशन क्या होता है या फास्ट स्पीड क्या होता है, तो हम कैसे उसको बोलेंगे फास्ट स्पीड क्या होता है। या तो बहुत ज्यादा दूरी को कम टाइम में पूरा कर लिया, कम टाइम में कवर कर लिया, तो ही कहेंगे आप फास्ट हैं। आपने बहुत ज्यादा दूरी को कम टाइम के अंदर कवर कर लिया तभी कहा जाएगा वो फास्ट है। या फिर बहुत कम टाइम के अंदर किसी दूरी को कवर कर लिया, या फिर बहुत कम टाइम के अंदर किसी दूरी को कवर कर लिया तो भी कहा जाएगा हम फास्ट हैं। ऐसे उल्टा कर लो, कोई बोले स्लो का मतलब क्या होगा। स्लो का मतलब होगा जब कोई एक दूरी को बहुत टाइम लगा के कवर करे, बहुत आराम से कवर करे, तो कहोगे वो स्लो है। या फिर किसी डिस्टेंस को कवर करने में वो बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा है, तब कहेंगे हम उसको स्लो है। तो बात आपको समझ आ रही है फास्ट और स्लो का मतलब क्या है, कि जब कभी भी या तो टाइम ज्यादा कंज्यूम हो या फिर डिस्टेंस कम चला जाए तब कहा जाएगा वो स्लो। और फास्ट जब टाइम कम कंज्यूम हो या फिर डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो तब कहा जाएगा वो चीज फास्ट है। इसके बाद दो टाइप के स्पीड आपके कोर्स में, इसको याद रखेंगे। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म, सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है एक जैसा। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, मतलब कोई भी अगर चीज एक ही स्पीड से पूरा टाइम चल रही है, उसकी स्पीड अगर 5 किलोमीटर पर आवर है तो पूरा टाइम वो 5 किलोमीटर पर आवर से ही चल रही है, तो आप कहेंगे उसकी स्पीड है यूनिफॉर्म। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज जिसकी स्पीड बार बार चेंज हो रही, कभी 10, कभी 5, कभी 6, कभी 50, कभी 100, कभी 0, जिसकी बार बार चेंज हो रही है, तो वो आता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर। यूनिफॉर्म जो पूरा टाइम एक जैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म जो पूरा टाइम एक जैसा नहीं हो। एक और बात, डिस्टेंस की स्पीड क्यों निकालते हैं एसआई यूनिट। सभी को पता है एसआई यूनिट क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल साइंटिस्ट के द्वारा बनाई गई एसआई यूनिट्स जो कि हर जगह फॉलो होती है। डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, टाइम की सेकंड, तो स्पीड की एसआई यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं ना, स्पीड की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस की होती है मीटर, टाइम की होती है सेकंड। इसी के साथ में एक और चीज आप सुनेंगे नॉन यूनिट। देखो, जब कभी भी आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड हो तब आप इस फॉर्मूले से उसकी स्पीड, डिस्टेंस, टाइम जो भी कैलकुलेट करना निकाल सकते हो। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म तब कैसे पता लगे, जब कभी भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो तब कैसे पता लगाएं कि पूरे टाइम स्पीड कितनी थी। उसका लिए हम करते हैं एवरेज स्पीड। जब कभी भी यूनिफॉर्म हो तो ये फॉर्मूला लगाना है, कभी नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो ये फॉर्मूला लगाना है, एवरेज निकालना है स्पीड का। कैसे निकालते किसी भी चीज का एवरेज, टोटल डिस्टेंस, टोटल जितना भी डिस्टेंस वो चला उतना, अपॉन टोटल टाइम, कितना टाइम टोटल उन्होंने लिया। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड। कब लगाना है एवरेज स्पीड, जब आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड दी गई हो। पॉइंट इसको देखकर पूरा क्लियर हो रहा है क्या होता है हमारे पास स्पीड। ठीक है, बनाइए इसको एक बार। नेक्स्ट, आप सभी ने आपकी गाड़ी के अंदर स्कूटी, बाइक, कार, जो भी व्हीकल की बात करो, उसमें आगे ऐसा डैशबोर्ड देखा होगा। बिल्कुल इस तरह का डैशबोर्ड होता है जहां पे आपको स्पीड दिखती है।
इसके अंदर जो ये मीटर आपको आपकी स्पीड बता रहा है कि कितनी स्पीड से आप चल रहे हो, उसको कहा जाता है स्पीडोमीटर। उसको कहा जाता है स्पीडोमीटर, जो आपको बताता है कि आपकी स्पीड क्या है। और आपने कभी ध्यान दिया हो तो स्पीडोमीटर हमारी गाड़ी का हमको हमेशा स्पीड किलोमीटर पर आवर के अंदर बताता है। हमेशा हमारी गाड़ी का स्पीडोमीटर हमारे को स्पीड किलोमीटर पर आवर के अंदर बताता है। क्यों? क्योंकि किलोमीटर पर आवर इंडिया में यूज होने वाली सबसे बेसिक टर्म है। हमारे यहाँ पे स्पीड को हमेशा हम किलोमीटर पर आवर के अंदर ही कैलकुलेट करते हैं। साथ में आपने एक और ऐसी चीज देखी होगी, बॉक्स में बना होता छोटा सा ब्लैक कलर का, जिसमें कुछ रीडिंग चलती रहती है कि गाड़ी कितना किलोमीटर चल गई अभी तक या कितना किलोमीटर चल रही है। इसको कहा जाता है ओडोमीटर। इसको कहा जाता है ओडोमीटर, जो कि आपको यह बताता है कि आपकी गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी है। ये भी आपको किलोमीटर के अंदर ही बताई जाती है कि कितना डिस्टेंस हो गया कवर, और स्पीडोमीटर कितना स्पीड से गाड़ी चल रही है किलोमीटर पर आवर के अंदर। बात समझ आ रही है आपको? ये बनाओ उसको भी। सुनिए, नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। हमारे कोर्स में हमको 3-4 टाइप के ग्राफ हैं, इन्हीं से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। इस बात को समझेंगे ग्राफ कैसे बनाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट ग्राफ की। इस ग्राफ के अंदर आपको क्या दिख रहा है? टाइम तो नीचे एक्स एक्सिस पर आपको टाइम बताया गया है, डिस्टेंस आपको बताया गया है वाई एक्सिस पर। इसके अंदर ये हमको निकाल के देता है हमारी स्पीड। देखो कि इस टाइम पर इतनी स्पीड, ये डॉट है ना स्पीड का, बीच वाली लाइन जो आ रही है ये स्पीड को हमको इंडिकेट करती है। ये इस तरह से हमको स्पीड निकल के आती है कि किसी भी चीज की स्पीड कब कितनी है। तो जो फर्स्ट वाला ग्राफ है जिसमें लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, बिल्कुल सीधी जा रही है, ये हमको बताता है कि यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड चल रही है, एक जैसी स्पीड चल रही है, कहीं ना बदल रही, ना कम हो रही, ना कम ना ज्यादा, कहीं पर कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल एक जैसी स्पीड चल रही है। सेकंड केस में आपको बोला गया है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसके अंदर ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है अपराइट पोजीशन में। इसको कहा जाता है, देखो ये बात तो आप सबको क्लियर हो गई कि ये जो है ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का बता रखा है हमको। ये बात तो आप सभी को कब क्लियर हो गई कि ये ग्राफ हमको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बता रहा है। कैसे क्लियर हुई? देखो फर्स्ट वाले में डिस्टेंस हमेशा बराबर चल रही है, सेकंड वाले केस में देखेंगे तो डिस्टेंस तो बढ़ रहा है लेकिन टाइम, देखिए टाइम कम होती जा रहा है। फर्स्ट में इतना टाइम था, सेकंड केस में इतना टाइम हो गया, थर्ड वाले में इतना टाइम हो गया, तो टाइम बार बार कम होते जा रहा है। तो ये हुआ नॉन यूनिफॉर्म मोशन या स्पीड का। इसमें अगर कोई और प्रिसाइसली हमसे पूछ ले कि नॉन यूनिफॉर्म तो ठीक लेकिन स्पीड बढ़ रही है कि कम हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म तो ठीक लेकिन स्पीड बढ़ रही है या फिर कम हो रही है, तो हम उसको कहेंगे इसके अंदर स्पीड इंक्रीज हो रही है, इसके अंदर स्पीड इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। देखिए ना टाइम कम होते जा रहा है। थर्ड केस की बात करें, फिर से पता तो लग गया क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन इस केस की बात कर, देखो स्पीड निकाल रहे हैं हम, देखिए इस केस के अंदर टाइम बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, इस केस के अंदर टाइम धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, तो ये हो गया डिक्रीजिंग का, स्पीड यहां पर डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। डिक्रीजिंग ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये तो होगा हमारे 3 ग्राफ। लास्ट वन इज फोर्थ वन। इसको देख के आप लोग बताइए कि इसमें क्या हो रहा है।
यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, कौन सा मोशन है इसके अंदर। तो आप अगर इसको ध्यान से देखें तो क्या समझ में आ रही बात, इसको देखना। इस पॉइंट पर डिस्टेंस ये है, टाइम देखिए क्या है, ये रहा। यहां पर देखो डिस्टेंस तो अभी भी वही है, डिस्टेंस का बढ़ा, डिस्टेंस तो वाई एक्सिस पे बढ़ रहा है ना, लेकिन डिस्टेंस यहां पर इंक्रीज तो हुआ ही नहीं, वो तो अभी भी वही है। टाइम बढ़ गया, फिर डिस्टेंस ये, टाइम बढ़ गया, फिर डिस्टेंस ये, टाइम बढ़ गया। मतलब क्या देख रहे हो आप कि इस केस के अंदर डिस्टेंस तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा, लेकिन टाइम बढ़े जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इस केस से हम ये समझते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है कहीं पर, आपने कहीं पर आपकी कार को पार्क कर रखा है, तभी तो डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा और टाइम बढ़ रहा है। बात समझ लो क्या बोल रहा हूं मैं। इसको कोई उल्टा केस बना के बोल दे कि ये ऐसे हो गया, डिस्टेंस टाइम, ये कोई ऐसा ग्राफ बोल दे तो आपको कोई ग्राफ ही गलत है। क्यों गलत है? डिस्टेंस बढ़ा, टाइम वही, डिस्टेंस बढ़ा, टाइम वही, डिस्टेंस बढ़ा, टाइम वही। तो ये कब होता है? ये कब होता है कि डिस्टेंस बढ़ता है लेकिन टाइम हमेशा सेम रहता है। ऐसी कंडीशन तो हमारे साथ कभी हुई ही नहीं। इसीलिए हम कहते हैं ये ग्राफ गलत है, क्योंकि हमेशा टाइम नहीं बढ़, टाइम कांस्टेंट कैसे हो सकता है? टाइम एक जैसा कैसे हो सकता है कि डिस्टेंस बढ़ रहा है लेकिन टाइम नहीं बढ़ रहा है? लेकिन ये ग्राफ सही है क्योंकि इसमें टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पर है। इस पोर्शन के साथ में आपके चैप्टर की पूरी थ्योरी कंप्लीट होती है। इस पूरे वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे, सभी चीजों को अच्छे से नोट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग हमारी न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के। उससे पहले आप सभी को एक थ्योरी आना जरूरी है, तो इस वीडियो को अच्छे से पॉज करके सब लोग अच्छे से इसको नोट करेंगे। ठीक है, करिए नोट।